अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा मई जून 2018 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी पार्ट था दैट वाज रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। किस तरीके से सवाल आया बेटा? सवाल कुछ इस तरीके से आया कि एग्जामिनर साहब कहते हैं कि क्या इंडियन एक्ट, इंडियन एक्ट किसको कहते हैं? पिट इंडियन एक्ट को ही कहते हैं। कह रहा है कि क्या इंडियन एक्ट यानी कि पिट इंडियन एक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वाई ब्रिटिश वर एबल टू एक्सपेंड बियॉन्ड बंगाल बिटवीन 1784 एंड 1850। तो पहली बात एक याद रखेगा कि जब भी एग्जामिनर टाइमलाइन देता है तो टाइमलाइन के अंदर ही आपने आंसर लिखना होता है। यानी कि यहां पर अगर 1850 लिमिट दी गई है तो अगर आपने उससे बाहर कोई इवेंट लिखा तो आपको मार्क्स, बोलो भाई, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1784 से पहले का कोई इवेंट लिख दिया तो बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब 10 मार्क का सवाल है, 4 पैराग्राफ्स इधर भी लिखने हैं। बेटा जो मार्किंग स्कीम थी उसके अंदर 3 पॉइंट्स थे, 3 डिफरेंट इवेंट्स थे, फैक्टर्स थे। उन्हीं के बारे में हम 4 पैराग्राफ्स बना सकते हैं। एक था इंडियन एक्ट ऑफ 1784, दूसरा था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, और तीसरा था सब्सिडरी अलायंस। तो पिट इंडियन एक्ट तो सबको पता होता है, बुक के अंदर लिखा हुआ है, इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन लैग कहाँ करते हैं भाई? लैग यहाँ पे करते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट और सब्सिडरी अलायंस, क्योंकि ये आपकी नाइजल कैली की बुक के अंदर हार्डली कहीं मेंशन्ड है, तो ये टीचर्स अक्सर मिस कर जाते हैं, तभी ये बच्चे भी अक्सर मिस कर जाते हैं। तभी मैंने सोचा कि खास तौर पे इस पॉइंट को मैं कवर कर दूं। ठीक है। चौथा फैक्टर हमने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और एनेक्सेशन के बारे में लिखा हुआ है। दैट्स ऑल्सो देयर इन द बुक्स, दैट्स वेरी इजी। बहुत सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हैं, लेकिन हम लोग ने आज जो मेनली इवेंट्स को कवर करना है दैट इज परमानेंट सेटलमेंट एक्ट और सब्सिडरी अलायंस, ताकि हम मई जून 2018 के मार्क स्कीम के इवेंट्स को कवर कर सकें। ठीक है जी। तो जरा मैं आपको लेके चल रहा हूं अपने लेक्चर बुक की तरफ, और लेक्चर बुक के अंदर आपको इसके बड़े अट्रैक्टिव से नोट्स मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग स्पिट इंडियन एक्ट को कवर करते हैं। पिट इंडियन एक्ट क्या था भाई? पिट इंडियन एक्ट क्या था भाई? जरा इसको लगने दें। पिट इंडियन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट wherein Hastings was made Governor General in 1782. He would have control over 3 presidencies, Kolkata, Madras, and Bombay. He would have control over the main issues like the commander in chief of the army, the police force, and the legal system. Impact क्या आया? Did it help to expand the British control? Yes. बेटा it was way better than the previous act of 1773. 1773 के अंदर ब्रिटिश ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या किया था, एक वार्निंग दी थी। इंडियन एक्ट से पहले ब्रिटिश ने सिर्फ एक वार्निंग दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप बेहतर गवर्नमेंट प्रोवाइड करें, लेकिन उस वार्निंग का कोई असर नहीं हुआ था। जिसके बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मैनर में कंटिन्यू रखा, कोई फर्क नहीं आया उनके उनके ऊपर। तो ब्रिटिश ने क्या किया, 1784 में पिटी इंडियन एक्ट इंट्रोड्यूस करके डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडियन गवर्नमेंट का। बेटा ब्रिटिश ने जब बेहतर सिस्टम बनाया, इट डिड हेल्प ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल, स्पेशली इन बंगाल। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से ब्रिटिश वर एक्सपेंडिंग देयर कंट्रोल बिटवीन 1784 एंड 1850। पहला इवेंट हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। अब दूसरा इवेंट बेटा जो हमें यहाँ पे बताना है दैट वाज परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। क्या बताना है? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब जब भी कॉर्नवालिस का जिक्र आता है मैं ये कॉर्न वाली तस्वीर लगा देता हूं ताकि आपके जहन में इमेज फॉर्म हो कि कौन वाली तस्वीर थी, तो कॉर्नवालिस था गवर्नर जनरल। बेटा इसने क्या किया, इसने जमींदारों को लैंड ओनरशिप का राइट दिया। लैंड ओनरशिप का राइट क्या कि जितना प्रॉफिट होगा उतना आपको शेयर मिलेगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा के दोगे उतना आपको शेयर मिलेगा। अब इतनी डिटेल में जाहिर सी बात है कि एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन क्योंकि मेरा काम आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं बताता रहूंगा।
भाई ब्रिटिश ने लेट सपोज अपना 10% फिक्स कर दिया। ब्रिटिश ने कहा अगर आउटपुट आया 100 रुपए का तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 रुपए दे देना। जमींदार लेट सपोज 40 ले जाए और पेजेंट ले जाए 10। जो किसान है वो उसको भी 10 रुपए दे दो। सर ये तो 60 हो गए। 10 + 40 + 10 तो ये तो 60 हो गए। बाकी 40 जो सरप्लस बच गया उसको क्या करो। भाई अगर अगले साल ज्यादा कमाना चाहते हो तो सरप्लस रेवेन्यू को री इन्वेस्ट करो एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने में। क्या करो, एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए री इन्वेस्टमेंट करो, ताकि अगले साल 100 नहीं 120 का आउटपुट आए। तो 10 के बजाय हम भी 12 कमाए, 40 के बजाय आप भी 45 कमाओ, और पेजेंट भी 10 के बजाय 15 कमा ले। और पहले जब हमने 40 री इन्वेस्ट किया था तो अब हम पहले के मुकाबले में ज्यादा री इन्वेस्ट करें तो अगले साल आउटपुट मजीद ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से हर साल आउटपुट बढ़ाते गए और इसका इम्पैक्ट क्या आया, दैट दिस हेल्प टू सिक्योर द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दिस हेल्प बंगाल टू बिकम द वेल्थिएस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया, and this allowed British to extend their control beyond Bengal. British used this wealth to extend their control beyond Bengal, and this is one of the important factors of British expansion. समझ आ गया यहां तक? कहानी क्लियर है? नहीं क्लियर तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो यहाँ पे एक और इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, सब्सिडरी अलायंस, अब उसको कवर करवाने चलूंगा। बेटा सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ले ने, जो एक गवर्नर जनरल थे। इनकी स्कीम देखो, प्यार है या मार है कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसा प्यार है। क्या किया इन्होंने, जाते थे लोकल नवाबों के पास। किसके पास? लोकल नवाबों के पास जाते थे, कहते थे दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो यार हमसे। भाई हम नहीं करना चाह रहे दोस्ती, यार दोस्ती नहीं की तो मारूंगा। और आपको पता है मैं मारूंगा तो बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत मजबूत हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी ऑफर्स लेके जा रहे, कह रहे यार या तो दोस्ती कर लो या आप लड़ लो। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। चल दोस्ती कर लेते हैं, फिर क्या टर्म्स है? दोस्ती करोगे तो हम अपनी दोस्त की प्रोटेक्शन के लिए अपनी आर्मी आपके बॉर्डर पे खड़ी कर देंगे। आप हमसे दोस्ती करोगे तो आप अपनी आर्मी को घर बिठा दोगे और हमारी आर्मी आपकी प्रोटेक्शन के लिए बॉर्डर पे खड़ी हो जाएगी। बस शर्त यह है कि जब हमने अपनी आर्मी दे दी है तो आप अपनी आर्मी नहीं बनाओगे। दोस्ती पे फिर भरोसा रखो, हमारी आर्मी पे डिपेंडेंट हो जाओ। और बदले में क्या देना पड़ेगा? सर अब इतनी आर्मी है, थोड़ा खर्चा पानी, सर थोड़ा पैसा वैसा अगर हो जाता तो ये इनका खर्चा पानी निकल जाता। तो देखो सब्सिडरी अलायंस क्या है, ब्रिटिश इंडियंस को अपनी आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं। कह रहे हैं देखो अगर दोस्ती नहीं करोगे तो हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो आप मुकाबला नहीं कर पाओगे, और इसीलिए दोस्ती कर लोगे तो आपका फायदा है। हम अपनी आर्मी आपके बॉर्डर पे खड़े करके दूसरों से आपको प्रोटेक्शन दें, लेकिन बदले में शर्त क्या है कि आपको आर्मी का कॉस्ट बेयर करने पड़ेगी। दूसरा ये कि आप अपनी आर्मी नहीं बना सकते। ठीक है जी। साथ एक और शर्त है, हमारा एक रेजिडेंट होगा, वो इंटरनली आपके पास बैठा रहेगा, आपकी हर मीटिंग को अटेंड करेगा, टू मेक श्योर कि आप हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग ना कर रहे हो। तो एक रेजिडेंट है जो आपके ऊपर नजर रखेगा। इस तरीके से जितनी भी वीकर ऑपोजिशन थी ब्रिटिश ने उनको तो कॉन्कर कर लिया। ब्रिटिश मेड इंडियंस डिपेंडेंट ऑन देयर आर्मी, एंड अपनी आर्मी देके ब्रिटिश रिसीव्ड मनी इन रिटर्न ऑफ दिस मिलिट्री प्रोटेक्शन। इस पैसे को भी यूज किया ब्रिटिश ने और फिर मजीद एरियाज पे एक्सपेंशन की, जैसे कि पंजाब कॉन्कर किया, पंजाब को एनेक्स किया, सिंध को एनेक्स किया। इस तरीके से ब्रिटिश ने और भी जगह मिलिट्री एक्सपेंशन की। तो बेटा एज पर दिस मार्क स्कीम, आपने इस सवाल के अंदर ये तीन फैक्टर्स तो बताने ही बताने थे। इंडियन एक्ट ऑफ 1784, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793, एंड द सब्सिडरी अलायंस। ठीक है जी। और पैटर्न वही रहेगा जो हमेशा से मैं आपको समझाता आ रहा हूं,
कि कोई भी पॉइंट लिखना है, पहले आइडेंटिफाई कर, फिर एक्सप्लेन कर बेटा, फिर इम्पैक्ट बताओ और फिर लिंक बैक करो। लिंक बैक का मतलब क्या, कि जो सवाल है उससे रिलेशनशिप बताओ। ठीक है। अगर किसी को ये रिटन आंसर्स चाहिए, उसके पास नहीं है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है और फिर मैं ये आपको भेज दूंगा। लास्ट में बेटा, आपने एक और रीजन, सवाल के फॉर्मेट को पूरा करने के लिए आपने फोर्थ रीजन ऐड करना था। तो फोर्थ रीजन में आप क्या लिख सकते हो, फोर्थ रीजन के अंदर आप मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और एनेक्सेशंस का जिक्र कर सकते हो, कि ब्रिटिश ने वॉर्स और मिलिट्री फोर्सेस के जरिए इंडियन फोर्सेस को कई जगह हराया। जैसे कि एंग्लो मैसूर वॉर में मैसूर को हराया, एंग्लो मराठा वॉर्स में मराठास को हराया, फिर सिंध के ऊपर एनेक्सेशन की, फिर पंजाब के ऊपर एनेक्सेशन की। और इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ये है कि इन कॉन्क्वेस्ट के जरिए ब्रिटिश ने लार्ज और इंपॉर्टेंट एरियाज अपने अंडर ले लिए, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि NWFP। और फिर इम्पैक्ट के बाद सवाल से लिंक बैक। सो दीज मिलिट्री फैक्टर्स हैड अ मोस्ट इमीडिएट एंड विजिबल इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश एक्सपेंशन, स्पेशली व्हेन डिप्लोमेसी फेल्ड। जब मुज़ाकरात से बात नहीं चलती थी तो फिर हथियार चलते थे। सही है। अब कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन किस तरीके से करना है, वो जो तुम लोग करते हो ना 2 रुपए वाला कंक्लूजन, वो नहीं करना कि यस दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस ऐसे लिख के छोड़ दिया, नहीं। बेटा, आपने सबसे पहले तो बताना है कि आपने इसको सबसे इंपॉर्टेंट समझा या नहीं समझा। तो बताते वक्त बैलेंस रखना है। बैलेंस कैसे रखना है, कि आपने कहा ऑल दो पिट इंडियन एक्ट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब मैं डिसएग्री कर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने कहा हाउएवर इट वाज नॉट द मेन रीजन फॉर एक्सपेंशन बियॉन्ड बंगाल। बंगाल तक तो इंडियन एक्ट ने बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन बंगाल से बाहर कंट्रोल को एक्सपेंड करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं था। असल में जो एक्सपेंशन थी वो इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज जैसे कि सब्सिडी अलायंस और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का मिक्सचर था, जिसने ज्यादा डायरेक्ट और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट लाया और ब्रिटिश को सपोर्ट किया इन देयर एक्सपेंशन। इस तरीके से आपने कंक्लूजन करना होता है। आई होप कि अब आप लोगों को ये भी पॉइंट अच्छी तरीके से समझ आ गया है।